वेलकम बैक प्यारे बच्चों। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का सेकेंड वीडियो लेकर मैं हाजिर हो गया हूं और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वीडियो में थ्योरी मैंने कंप्लीट किया, कई टॉपिक पे मैंने उस पर डिस्कस किया है, तो आप से गुजारिश है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वो वीडियो अगर आपको ना मिल रहा हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसे देखिए, वहाँ सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, लमसम सारे क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक प्लस में उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो अदर बोर्ड के बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान रहें। इससे पहले मैंने जो चैप्टर अपलोड किए हैं उन चैप्टरों को भी आप देखिए। होता क्या है कि जब आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान से भटकता है। क्लास में का अलग बात है, स्क्रीन पे अलग बात है, ठीक है। तो आप जब तक नोट नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को नोट करके पढ़ना शुरू करो, है ना। अगर आप फॉलो करोगे तो पूरी चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। कहीं से किसी तरह की क्लास से कम कंटेंट आपको दिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्लास से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप देखिए। थ्योरी का मैं महान सीरीज चला रहा हूँ जिसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक को मैंने उठाया, वो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर कहाँ कोई दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हिडन गुडविल। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे मैंने कंप्लीट कर दिया। हिडन गुडविल का मतलब ये है ख्याति, गुप्त ख्याति। आपको पता ही नहीं है कि क्या है, ठीक है। आपको ख्याति के बारे में पैसा दिया ही नहीं है, ठीक है। आपको गुडविल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो जब आपके पास गुडविल के बारे में कुछ न दिया हो तो आपको क्या करना है। कई बार क्या होता है कि उस कैपिटल में ही गुडविल रजिस्टर रहता है, तो आपको गुडविल वहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन है। छुपा हुआ का क्या मतलब होता है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है। गुप्त का मतलब ही है कि है, छुपाई गई है, ठीक है। तो उस छुपाई गई गुडविल को हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। आखिर में है क्या। तो ये तो प्रैक्टिकल की बात है, लेकिन थ्योरेटिकल में आप थोड़ा सा इसको जानकर रखेंगे फ़िलहाल, ठीक है। इसको जानकारी में रखेंगे थोड़ा सा, टेंशन लेके पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। नोट करिए, एग्ज़ाम बहुत दूर है, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो हिडन गुडविल क्या है। जब ख्याति की गणना नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी, मैंने क्या कहा कि वो पूंजी में हिडन है, पूंजी में ही इंक्लूड है, आपको वहाँ से निकालना है, ठीक है। दिया नहीं है, आपको निकालना है। अब सर जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनाएंगे तब तक प्रैक्टिकली हमको समझ में आएगी नहीं। तो आप थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट लोग कवर कराते नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि थ्योरी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की समझदारी के लिए भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। तो ये तो आप करें, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो जब ख्याति की गणना नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी एवं फॉर्म के उसके हिस्से के आधार पर करेंगे, है ना। फॉर्म के हिस्से में उसका क्या पूंजी है, उसने कितनी पूंजी लाई है, उसके आधार पे जब हम ख्याति की गणना कर लेंगे, ठीक है। एक तो बात हमको ये पता करना होगा कि उसकी पूंजी क्या है, दूसरी बात ये पता करना होगा कि फॉर्म में उसके हिस्से में क्या पूंजी है, ठीक है। दो बातें आपको पता करनी पड़ेगी। तो आप बस इसको याद रखना, ठीक है, कि जब ख्याति की जब क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल आएगा तो मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा। प्रैक्टिकल तक आप इसको सिर्फ याद रखना। जब ख्याति की गणना यहाँ की होगा नए साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी एवं उसके फॉर्म के हिस्से के आधार पर किया जाता है तो उसे गुप्त ख्याति कहते हैं। गुप्त ख्याति उनका सूत्र ये है ना। याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। गुप्त ख्याति बराबर क्या होता है कि जो साझेदारों की कुल पूंजी है, जो उसके लाभ अनुपात में कुल पूंजी है, उसमें से साझेदारों की जो समायोजित पूंजी है उसमें से घटा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि सोचिए कि अगर मान लिया जाए, मैं आपको समझा ही देता हूँ, AB के पास अभी कुल मिलाकर 4,000, ठीक है, 4,000 पूंजी है, ठीक है। 4K का मतलब 4,000। अब क्या है कि ABC तीनों मिलाकर, है ना, इस नए साझेदार के आधार पे इसकी जो पूंजी होनी चाहिए, है ना, एक मिनट, हाँ, साझेदारों की पूंजी समायोजित ये है, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लिया जाए कि AB मैंने क्या लिया था 4,000 और मान लिया जाए ABC जो है ये तीनों मिलाकर 5,000 है, ठीक है। तो ये जो वृद्धि है, ये जो बढ़ा हुआ पैसा है, ठीक है, ये गुडविल है। आपको टेंशन नहीं लेना, बस इसको थोड़ा सा याद रखना कि ऐसा गुडविल जिसके बारे में हमको नहीं पता है और वो नए साझेदार के पूंजी के आधार पे जब हम उसको निकालेंगे तो हिडन गुडविल कहलाएगा। आप इसको नोट कर लो, ठीक है।
वीडियो को पॉज करो, नोट करो। चलो आगे बढ़ेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता, ये आपके एग्ज़ाम का सबसे वीवीआई टॉपिक है। अगर आपके अगर रिकन्स्टिट्यूशन में आप जाएं, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रिवॉल्यूशन, ठीक है। और सब जगह आपको देखने को मिलेंगे रिवॉल्यूशन, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में, डेथ ऑफ पार्टनरशिप में, चेंज इन रेशियो में, सब जगह आपको ये चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक बहुत रामबाण है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। जब जब रिवॉल्यूशन होगा तब तक हमें संपत्ति और लायबिलिटी, होता क्या है कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो तो पार्टनर का हिसाब किताब है, रिजर्व वगैरह है वो पार्टनर का पैसा है, लेकिन जो संपत्ति और अशिष्ट बचता है, लायबिलिटी बचती है बैलेंस शीट के अंदर में, उस अशिष्ट और लायबिलिटी का क्या हिसाब किताब है, उस अशिष्ट और लायबिलिटी का हिसाब किताब भी हमको लगाना हर स्टेज पे ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे वो चेंज इन रेशियो हो, हर जगह पर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ या हानि को दिखाने के लिए एक खाता तैयार किया जाता है। इसमें हम डायरेक्ट संपत्ति और लायबिलिटी में जो कमी या वृद्धि होती है उसको हम डायरेक्ट पार्टनर में नहीं ले जाते, उसको पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं एक खाते में जिसका नाम मात्र खाता है, एक लाभ का खाता है, एक प्रॉफिट का खाता है, उस खाते का नाम है पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या दिखाते हैं इसमें? तो साहब इसमें हम दिखाते हैं जो संपत्ति और जो लायबिलिटी में कमी या वृद्धि हुई है उसका हिसाब इसमें दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? यह एक नाम मात्र खाता है और इससे प्राप्त लाभ या हानि पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देना है। सिंपल सा मतलब है कि जो लाभ आएगा, जो हानि आएगी, उसको पुराने साझेदार को चाहिए। नया साझेदार तो अभी आ ही रहा है, ठीक है, अभी तो पूरी तरीके से उसको मैंने फॉर्म में लिया भी नहीं है, ठीक है ना, उसको तो फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, अभी तो कोई हिस्सेदारी उसका बनता नहीं है, ठीक है। तो जो लाभ या हानि आएगा रिवॉल्यूशन से वो पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में बांट कर दे देना है। नया अनुपात का चर्चा बिल्कुल नहीं होगा, नया अनुपात तब होगा अगले साल से, ठीक है। तो आप समझ गए कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। अच्छा, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। तो आपको फाइनली समझनी है कि एक ऐसा नाम मात्र खाता है जिसमें संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकित वैल्यू को दिखाते हैं, कितना बढ़ा। और सिंपल शब्दों में अगर आप जान ले तो संपत्ति और दायित्वों में जो कमी और वृद्धि होती है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट में। फिर हम देखेंगे कि फाइनली कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, फिर लास्ट में ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर को, और कौन से पार्टनर को? पुराने पार्टनर को पुराने अनुपात में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए, एक और क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइनल एग्ज़ाम में। क्वेश्चन बनता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता कब कब तैयार किया जाता है। अभी मैंने बहुत सारी चर्चा कर दी, लाभ हानि परिवर्तन के समय, साझेदार के प्रवेश के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ ऑफ पार्टनरशिप के समय। इतने आपको याद रखना है, ठीक है। इतने समय में आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट हर स्टेज पे बनाना होगा। मतलब ये है कि जब हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो उस समय भी रिवॉल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, वहाँ भी रिवॉल्यूशन होगी। डेथ ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, वहाँ भी रिवॉल्यूशन होगी। तो अच्छा है कि आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में एंट्री कैसे होता है? तो एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, समझना बात को, कि इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, इस चीज़ को मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया, ठीक है। एसेट के वैल्यू में जब वृद्धि होगी तो प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा, बस एक ट्रिक याद रखें, जब प्रॉफिट होगा रिवॉल्यूशन क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गई तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट में आ गया भैया, तो ये डेबिट में आ जाएगा एसेट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर एसेट के वैल्यू में कमी हो जाती है तो लॉस हो जाएगा, लॉस की स्थिति में रिवॉल्यूशन डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। तो जब रिवॉल्यूशन डेबिट में आ गया तो ये जो एसेट है ये क्रेडिट में आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए, है मैं नोट करने का मौका दूंगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी के वैल्यू में जब इंक्रीजमेंट होगी तो स्वाभाविक है आपको लॉस होगा। बताना, कोई कर्ज आपका बढ़ गया, लॉस की बात है। लॉस के लिए मैंने क्या कहा? रिवॉल्यूशन डेबिट में आएगा और ये जो नाम है लायबिलिटी वो क्रेडिट में आ जाएगा। अगर लायबिलिटी घट जाए, अच्छी बात है कि लायबिलिटी घट जाए तो आपको प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट के लिए मैंने बताया रिवॉल्यूशन क्रेडिट में आएगा, बाकी चीज़ डेबिट में आएगा। क्या इतनी बात आप नहीं याद रख सकते? रिवॉल्यूशन क्रेडिट में कब आएगा? क्रेडिट में कब आएगा? जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है।
रिवैल्यूएशन डेबिट में कब आएगा? जब आप लॉस की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लॉस है वहाँ डेबिट में, बाकी चीज़ क्रेडिट में। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट में, बाकी चीज़ क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो बाकी चीज़ डेबिट में। इतनी बातें आप याद रखने में क्या दिक्कत है आपको। उसके बाद अनरिकॉर्डेड, कभी कभी क्या होता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, या कई बार प्रोविज़न हो जाता है, हमारा बैड डेब्ट्स हो जाता है, कोई आउटस्टैंडिंग होता है, ये सब लॉस का पार्ट है, ठीक है। आप अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया, अनरिकॉर्डेड एसेट आपके लिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपके लिए हानि न है। सोचना, अभी तक आपको नहीं पता था कि मेरे ऊपर लायबिलिटी है, अब पता चल रहा है कि लायबिलिटी है जिसको अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। लॉस है कि नहीं है? पैसे आपके डूब रहे हैं मार्केट, लॉस है कि नहीं है? कुछ खर्चे बकाया है, देने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब लॉस है। मैंने क्या कहा? लॉस की स्थिति में रिवैल्यूएशन डेबिट में, बाकी चीज़ क्रेडिट में। इतनी सी बात याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है आपको। इसी तरीके से कई बार अनरिकॉर्डेड एसेट को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, बाकी चीज़ डेबिट में। क्या क्या प्रॉफिट होगा? तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी प्रॉफिट है, रिकॉर्ड इनकम भी प्रॉफिट है, मतलब पैसे इनकम कहीं उगाही ही हो चुका है, वो हमारा पैसा है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंसिव मैंने पहले से पेड कर रखा है तो वो हमारे लिए आज बचत करेगा, ठीक है, तो वो मेरे लिए प्रॉफिट का काम करेगा, ठीक। तो आप सबसे पहले इतना तो नोट कर लीजिए, ठीक है। 4 एंट्री पहले 5 एंट्री नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर ये 6 और 7 नोट कर लीजिए। अच्छा, 6 मैंने पढ़ा दिया, 7 देखना। अब सारे एंट्री करने के बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। अब देखना, अब थोड़ी सी बात बदल जाएगी। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कब था? प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट को पार्टनर को दे देना है, तब रिवैल्यूएशन की जगह पे पार्टनर आ जाएगा, ठीक है, मतलब पार्टनर क्रेडिट में आ जाएगा और बाकी चीज़ डेबिट में चला जाएगा। तो देखना, जब आप प्रॉफिट की बात करोगे और इफ़ क्रेडिट साइड एक्सेस डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड आपका बढ़ा है डेबिट साइड से, तो आपको क्या करना है, ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड प्रॉफिट का पार्ट होता है और डेबिट साइड लॉस का पार्ट होता है। तो क्रेडिट बढ़ा है मतलब प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। जब प्रॉफिट बढ़ा है तो अब ये प्रॉफिट हम किसको ट्रांसफ़र करें? वो पार्टनर को ट्रांसफ़र करें। वहाँ वाला प्रॉफिट हम रिवैल्यूएशन को ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम पार्टनर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब पार्टनर क्रेडिट में आ जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। इस एंट्री को भी नोट करिए पॉज करके। आइए 7 नंबर, 7 का भी देख लीजिए। अब इसी तरीके से जब उल्टा होगा, क्रेडिट साइड से ज़्यादा डेबिट साइड होगा तो आपको लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो लॉस ट्रांसफ़र किसको कर रहे हैं? पार्टनर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जिसको ट्रांसफ़र करे वो डेबिट में, बाकी चीज़ क्रेडिट में। क्लियर? तो इसको प्यारे बच्चों नोट करें। अब इसी का अकाउंट बनाया गया। अकाउंट में 2 में वही सब दिखाना जितना लॉस है, अब बाई में वो सब दिखाना जो प्रॉफिट है, ठीक है। सॉरी, यहाँ बच्चों बाई कर लो, ठीक है। सब में 2 पेस्ट हो गया है, ये गलत टाइपिंग है, होता है कभी कभी, बाई कर लेना, ठीक है। तो इसको भी आप प्यार से नोट कर लीजिए, है ना। क्लियर? तो जो प्रॉफिट होगा, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट से आपको प्रॉफिट है, रिकॉर्ड इनकम आपका प्रॉफिट है, प्रीपेड एक्सपेंस से आपका प्रॉफिट है। क्वेश्चन जब बनाइएगा तो और क्लियर होगा। एसेट इंक्रीजमेंट आपका प्रॉफिट है, लायबिलिटी डिक्रीजमेंट आपका प्रॉफिट है, बाकी एसेट डिक्रीजमेंट आपका लॉस है, लायबिलिटी इंक्रीजमेंट आपका लॉस है। तो जितनी भी लॉस है डेबिट में और जितनी भी प्रॉफिट है क्रेडिट में। तीसरी बात, अकाउंट बनाना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है, जर्नल से। अब क्या है कि एंट्री जब करने के बाद हिसाब किताब हम करेंगे, बैलेंस करेंगे। इस साइड अगर इंक्रीजमेंट आ रही है, ये साइड बढ़ा है आपका, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है, और ट्रांसफ़र करेंगे ABC, जितने पार्टनर रहेंगे ABC, AB कुछ भी रहेगा, ठीक है। अगर इस साइड में से, अब फिर से समझना, ये साइड आपका बड़ा है और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये इस साइड में लिखाएगा लॉस, ठीक है, लॉस ट्रांसफ़र टू ऑल ओल्ड पार्टनर, ठीक। इसमें नए पार्टनर का कोई हिसाब नहीं होगा और नया रेशियो का कोई यूज़ नहीं होगा, यह आप याद रख लेना। अब एक टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर पॉलिसी। कई बार क्या होता है कि जॉइंट वेंचर पॉलिसी रहती है बिजनेस में, उस समय एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ 2 मतलब है। कई बार पॉलिसी को हम लोग आयगत व्यय मानकर चलते हैं, ठीक है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर चलते हैं। मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि ये हमारा इनकम का पार्ट है, तो जिस इनकम के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च का पार्ट है। कई बार क्या होता है कि उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर चलते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ पैसे रिजर्व में रखने पड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर बैलेंस शीट में के अंदर उसको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में 2 बातें आएंगी, ठीक है, या तो आप जो उसको आयगत व्यय मानिए, ठीक। अच्छा, दोनों स्थिति में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के समय आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। सरेंडर वैल्यू का मतलब ये है कि आप
आपका समय नहीं पूरा है, किसी को आप शामिल कर रहे हैं और पुराना जो पॉलिसी है उसको आप सरेंडर कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगा वो आप पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। अब समझना है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए को प्रीमियम को आयगत व्यय माना जाए, कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो उस समय एंट्री आपको क्या करना है, जेएलपी अकाउंट को, है ना, जेएलपी अकाउंट का जितना सरेंडर वैल्यू है, ठीक है, फिर से समझना, सरेंडर वैल्यू वो डेबिट में लिखना है, और जो ऑल ओल्ड पार्टनर है उसको क्रेडिट में लिखकर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बात खत्म, एक एंट्री, ठीक है। क्या एंट्री करोगे, जेएलपी अकाउंट पॉलिसी, जेएलपी का मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। आप चाहें तो बीइंग लिख सकते हैं, बीइंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए, दूसरी बात यह है कि जब आपको पूंजीगत व्यय माना जाएगा, ठीक है, जब पूंजीगत व्यय माना जाएगा तो क्रेडिट साइड में एक रिजर्व, जेएलपी रिजर्व का अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले जेएलपी रिजर्व अकाउंट को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद जो जेएलपी को बंद कर जब आप करेंगे, ठीक है, तो जेएलपी रिजर्व का पैसा आपने ट्रांसफ़र कर दिया ओल्ड पार्टनर में। अब जेएलपी रिजर्व को आप बांट रहे हैं, ठीक है, जेएलपी रिजर्व को बंद कर रहे हैं जो आपके एसेट साइड में होगा, तो उसके लिए ऑल ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे, ऑल पार्टनर को टू जेएलपी कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी एंट्री, 3 एंट्री आप फिलहाल याद रखो, मैं जब आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊँगा तो इसमें और अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब करूँगा, क्लियर। ये 2 एंट्री, अब ये एंट्री नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको नोट करना है, फिर बनाना है थ्योरी का। आइए, कई बार आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखने को मिलेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि पुराने फॉर्म में क्या कैपिटल था उसको छोड़िए, नए फॉर्म में क्या कैपिटल है उसको पकड़ना है, ठीक है। तो हो सकता है कि पुराने साझेदारों को नए फॉर्म के अकॉर्डिंग जो पैसे चाहिए वो पैसे लाने पड़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ए का पुराना फॉर्म में 10,000 रुपया था, आज ए अगर बिजनेस में शामिल होना चाहता है तो इसको 12,000 रुपया इसका होना चाहिए, तो 2,000 रुपया इसको देना पड़ेगा और बिजनेस में, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, यही बात है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला केस 1 है कि अगर आप जो इनकमिंग पार्टनर है उसके शर्तों पर आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके शर्तों पर अगर आप एडजस्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको टोटल फॉर्म का कैपिटल निकालना होगा जो अभी वर्तमान में है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले टोटल फॉर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा जो अभी वर्तमान में है। वर्तमान में कैसे निकालना पड़ेगा वो समझिए। अगर मान लिया जाए कि वर्तमान में जो कैपिटल है वो 100 रुपया है, 3 पार्टनर है मान लो, इसमें 1/5 हिस्से के लिए, है ना, किसी को हमने कहा कि 10,000 रुपया दो, तो पूरे फॉर्म का जो कैपिटल होगा ये जाकर गुना हो जाएगा 10,000 से, 5 से कहीं 5 और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ रही है। तो ये पूरे फॉर्म का कैपिटल 50,000 हो गया। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि पुराने साझेदार के हिसाब से कितने कैपिटल बन रहे हैं, ठीक है। ये सबसे लास्ट टॉपिक आएगा आपके अकाउंट में, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, है ना। बहुत लोग डरते हैं इससे, लेकिन बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझना, बहुत ईजी है ना। जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। वो क्वेश्चन ही क्या जो न फंसे, ठीक है। तो क्या करना है कि ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है कि टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म पहले निकालना है। कैसे निकालना है, तो जो नया पार्टनर का कैपिटल होगा उसको ऊपर में रखना, ठीक है, ध्यान से समझना, और जो उसका शेयर है उससे उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म आ जाएगा, राइट। इसी को कहीं जगह पर रेसिप्रोकल ऑफ शेयर लिखा गया है कि आप उसको पलट के गुना कर दो। जब शेयर बट्टे में ही होता है, ठीक है, P/Q के रूप में होती है, तो वहाँ पर आपको पलट के गुना ही करना पड़ेगा लास्टली। जैसे मान लो कि 1/5 50,000 में, सॉरी मैं आपको समझाता हूँ, 10,000 में आपको 1/5 से डिवाइड करना है, तो ये तो 5 तो ऊपर जाकर पलट ही जाएगा, गुना ही करना पड़ जाएगा, ठीक है। वही बात है। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले टोटल फॉर्म प्रॉफिट निकाल लेना है। और कैसे निकालना है, तो कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है उसमें उसके शेयर से डिवाइड कर देना है। ये एक
एक टॉपिक समझ में आ गया कि इतना कर सकते हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके नोट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। दूसरा है डिटरमाइन द न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। आपको क्या करना है कि ऑल द कैपिटल इज डिवाइडेड इन देयर न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो निकाल कर, ये न्यू कैपिटल है, सब पार्टनर में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जितने पार्टनर अभी न्यू में हैं। उसके बाद आप क्या करिए कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आप निकाल लीजिए, एडजस्टमेंट करिए, ठीक है। ओल्ड पार्टनर के हिसाब किताब में कितना कैपिटल था पहले से, ठीक है, ओल्ड पार्टनर के हिसाब के समझ रहे होंगे, थोड़ी सी बिल्कुल कहानी टाइप का है ये। ओल्ड पार्टनर के हिसाब में कितना था पहले से उसके कैपिटल में, तो अब हम तुलना करेंगे कि पहले से इसके कैपिटल में कितना था, अब इसके कैपिटल में कितना होना चाहिए न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या उसको बढ़ रहा है या उसको घट रहा है। कई बार क्या है कि जैसे मान लो कि ए को अभी फॉर्म में रहने के लिए 5,000 रुपया चाहिए, उसके अकाउंट में पहले से 6,000 रुपया है, तो इसको तो 1,000 ज़्यादा है, वापस कर देना होगा कि ले जा भाई तुम, है ना, तुमको 1,000 रुपया वापस किया जा रहा है, ठीक है। या यही चीज़ें अगर अपोजिट हो जाएगी, 6,000 ज़रूरत है, अभी 5,000 रुपया उसके अकाउंट में है, तो 1,000 रुपया उसको देना पड़ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको निकालना पड़ेगा 4 स्टेप में। आप सरप्लस और डिफिसिट निकाल लेंगे, मतलब कितना कैपिटल बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, बिल्कुल कहानी है, टेंशन लेके नहीं बढ़ना, ठीक है। तो वो जो कैपिटल आए, ठीक है, तो सरप्लस कब होगा, जब आपका प्रेजेंट कैपिटल, ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनल कैपिटल से, ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब अभी आपके अकाउंट में पूरे बिजनेस जो चल रही थी उस समय वर्तमान में अगर 6,000 हैं और इसको चाहिए 5,000 रुपया, अभी जो बंटवारा हमने किया उसमें 5,000 रुपया ही शेयर चाहिए, तो इसके तो सरप्लस हो रहे हैं ना बच्चे, सरप्लस है, ठीक है। जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे और समझ में आएगी, तो सरप्लस है, ठीक है। उसके बाद अगर यही चीज़ें पलट जाएंगी, प्रेजेंट कैपिटल आपका कम है और प्रोपोर्शनल कैपिटल ज़्यादा है, तो आपको डिफिसिट होगा, जितना का डिफिसिट होगा उतना देना पड़ेगा। तो सरप्लस जिस पार्टनर को होगा उसको वापस कर दिया जाएगा पैसा, तो उस पार्टनर को, ये एंट्री को याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे, एंट्री याद रखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना, टू कैश अकाउंट कर देना, मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम उसको, तो ये पार्टनर्स जिस पार्टनर को हम पेड कर रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं और कैश मेरा जा रहा है, बस सिंपल सा एंट्री है। अगर कोई डिफिसिट हो गया है, मतलब उसको कम हो रहा है, उसका शेयर क्या, सिंपल सा समझना ना, उसके शेयर में कमी है तो वो लेकर आएगा, तो पैसे व्यवसाय में आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि अगर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करेंगे। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो कैपिटल हमने वहाँ लिया था न्यू पार्टनर का, वो कैपिटल अब ओल्ड पार्टनर का ले लेंगे। सबसे पहले आप डिटरमाइन करिए टोटल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर, ठीक है, जितना भी ओल्ड पार्टनर का हिसाब किताब बनता है कैपिटल का वो आप पता कर लो। उसके बाद क्या करना है, इफेक्टिव एडजस्टमेंट एज अ गुडविल रिजर्व सरप्लस, सब कुछ आप इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद डिटरमाइन द टोटल न्यू फॉर्म कैपिटल, इसमें क्या करना होगा कि इसका जो शेयर है, जो इसका ओल्ड शेयर बनता है, टोटल एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, चूँकि हमको पार्टनर का ही कैपिटल लेकर काम करना है, काम को आगे बढ़ाना है, तो न्यू फॉर्म का कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यही करना है, इसको न्यू जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड कैपिटल है टोटल एडजस्टमेंट करने के बाद, और उसके बाद जो इसका शेयर बनता है, जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल करके या डिवाइड कर दीजिए या रेसिप्रोकल करके गुणा कर दीजिए, दोनों बात एक है, वो जब आप कर लेंगे, ठीक है, तो आपको कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन द कैपिटल इनकमिंग पार्टनर, उसके बाद न्यू पार्टनर का कैपिटल आप निकाल लीजिए। टोटल कैपिटल एज पर स्टेप 2, जो आपके पास कैपिटल है टोटल, उसको इनकमिंग पार्टनर से आप जो है गुना कर दीजिए, फिर आप डिफिसिट और सरप्लस आप निकाल लीजिए और जर्नलिटी सेम करना है, जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। हालांकि ये दोनों टॉपिक आपके थ्योरेटिकल पार्ट से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना, जनरली, लेकिन आपको प्रैक्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ थोड़ी बहुत अगर दिमाग में रहेगी तो आपको वहाँ समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, राइट ना। पहले मैं हर चैप्टर का थ्योरी पढ़ाता हूँ, हालांकि थ्योरी समझ में, बिना प्रैक्टिकल की थ्योरी समझ में आती नहीं, लेकिन आप जब नोट करके रखोगे, पढ़ने का एक शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है ना। नर्सरी में बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे जन्म से, लेकिन फिर भी उसको नर्सरी में पढ़ाया जाता है क्योंकि उसका तरीका है, ठीक है, उस तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे भी नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, इतना इंग्लिश आप सह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है,
वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, इतना नोट करके रखिए। तो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का, है ना। कुछ पार्ट मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने गुडविल का एंट्री तक मैंने पार्ट 1 में किया, डे 1 में, है ना। और डे 2 में दूसरे दिन मैंने आपको यहाँ तक कुछ टॉपिक कर दिया है। तो आपसे इल्तिजा है कि आप इसको नोट करें, ठीक है, इसको नोट करके याद रखें। और जो एंट्री इसमें मैंने आपको बताए हैं वो थोड़ा सा कहीं कहीं बहुत कम ही तो एंट्री है, उसको थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है ना। और जब मैं बोर्ड पे आऊँगा, जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊँगा तो फिर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर वहाँ याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये तो थ्योरी है जो आपको नोट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, ठीक है। तो आपसे इल्तिजा है कि उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन करें और वहाँ पर आप देखें कि वो वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे ओपन करके आप पढ़ें, ठीक है। फिर बनाएं, है ना, और उसको लिखें, लिखने की प्रैक्टिस डालें, हैबिट डालें, ठीक है। मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ इस चैप्टर के, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। थ्योरी को जितना मैंने कराया है उसको एक आध बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। याद होना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा कम से कम। पुनर्मूल्यांकन खाता का इसमें क्या क्या मोस्ट VBI है वो मैं समझा देता हूँ। एक तो यह है कि एडमिशन और पार्टनरशिप के समय क्या क्या समायोजन होता है, ये VBI है जहाँ से थ्योरी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो थ्योरी पूछा जा सकता है कि गुडविल के समय क्या क्या एंट्री होता है, तो ये थ्योरी पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद हिडन गुडविल की परिभाषा पूछी जाती है, बहुत सिंपल है। जो इस गुडविल के बारे में हमको नहीं पता है और अपने 6000 के कैपिटल से हमको निकालना पड़ेगा, तो वो हिडन गुडविल है। और ये पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, इतनी थ्योरी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में थ्योरी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको करना क्या है, ये एंट्री बहुत अच्छे से मैंने इसको नोट किया है, आप ज़रूर नोट करें, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं बस इसमें एक ही ट्रिक याद रखना है, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में रहेगा, बाकी चीज़ डेबिट में। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट में, बाकी चीज़ क्रेडिट में। ये एक चीज़, छोटी सी चीज़ अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको बेसिकली बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अकाउंट बनाना तो बहुत ईजी है, जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सारे के सारे लॉस को डेबिट में और सब क्रेडिट में, प्रॉफिट को क्रेडिट में, ठीक है, जब जैसा कि आप जानते हैं। और ये कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, थोड़ा सा आप नोट करके इसको याद रखिएगा। एक कहानी टाइप का है, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो और समझ में आएगी। और ये JLP वाला जो एंट्री मैंने आपको करवाया ये, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे, प्रैक्टिकल जब आएगी तो ये थ्योरी निखर कर सामने आएंगी, ठीक है। जब तक आप अकाउंट के प्रैक्टिकल को ना बनाएंगे तब तक थ्योरी, है ना, धुंधली सी पड़ी रहेगी आपके दिमाग में, लेकिन कम से कम उतना होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ। वीडियो को लाइक कर देना बच्चे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट जरूर ओपन करो मेरा, ठीक है, उसको देखते रहना। बाय बाय, टेक केयर।